हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। फिर मैं आज लेकर के करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ये दोनों फंड जो है चर्चा में है और इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। फिर पीएमओ जो है, जो आरटीआई के तहत जो दाखिल किया गया था पीएमओ के पास पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो उसको पीएमओ जो है बताया कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और कोई भी सूचना देने से उस पर इनकार कर दिया। तो ये सब की वजह से ये चर्चा में है दोनों फंड्स, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि आजकल मैं करंट अफेयर्स पे लगातार वीडियो बना रहा हूं और वीडियो देखिएगा तो आपको रिलेवेंट टॉपिक है वो, प्लस उसमें जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं ध्यान में रख करके जो है इसका प्रिपरेशन करता हूं और फिर आपके सामने उसको प्रेजेंट करता हूं और इससे आप बेनिफिटेड हो, आपके एग्जाम में फायदा हो, आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट हो। यही पर्पज से लॉकडाउन में भी आपकी तैयारी होते रहे, इसी क्रम में सब मैंने सीरीज शुरू किया है। तो करंट अफेयर्स में इसके पहले देखिएगा कोविड-19 पेंडेमिक करके एक मैं वीडियो बनाया हूं। फिर उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके वजह उस पे मैंने 20 लाख करोड़ रुपए का जो भारत सरकार का पैकेज है और फिर आत्मनिर्भर जो अभियान है उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। फिर उसी तरह से देखिएगा साइक्लोन जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है उस पे और उसका जो इफेक्ट है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर भी मैं वीडियो बनाया है। फिर करंट अफेयर्स के लिए लेटेस्ट हुज एंड हु में नेशनल इंटरनेशनल, ये सब बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाइए। तो करंट अफेयर्स पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया मई महीने में, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। और फिर ज्योग्राफी का एक अलग मैं सीरीज चला रहा हूँ। फिर उसी तरह से एक सीरीज मैं चला रहा हूँ आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे, और फिर झारखंड पे भी अलग सीरीज है। फिर इसी तरह से हिस्ट्री का और पॉलिटी का भी मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट जो जीके जो जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, जेपीएससी, जीएससी, सीजीएल, सब के लिए जो है कंप्लीट पैकेज आपका जीके का हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और अभी तो मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, निकट बहुत जल्दी मैं 2 वीडियो डालना वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं है तो कभी भी फुल स्क्रीन में जो है इसको फुल स्क्रीन में जब आप देखिएगा तो वो दिखाई देगा। छोटे से स्क्रीन में देखने पे नहीं दिखाई देगा, पूरे फुल स्क्रीन में जब देखिएगा तो ये दिखाई देता है। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद उसका कुछ क्वालिटी जो है डिटोरिएट हो जाता है ताकि आपका जो डेटा है वो सब बचे। तो ये सब समस्या है। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि बोर्ड पे बताइए। तो उसमें जो जिन चीजों की जरूरत है वो सब मेरे पास अभी लॉकडाउन में उपलब्ध नहीं है, तो सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे मतलब कि एक तरह से क्षमा प्रार्थी हूँ, और लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वो भी मैं कर पाऊं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। तो देखिएगा इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसका नागपुर बेंच जो है एक नोटिस जारी किया है, और ऑल ट्रस्टी जो इसके जितने भी ट्रस्टी हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सब ट्रस्टी हैं, इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर होम मिनिस्टर है, तो ट्रस्टी हैं। तो वो ट्रस्टी जो पीएम केयर्स फंड के हैं और फिर केंद्रीय सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे पूछा गया है, आस्किंग देम सबमिट डिटेल द अमाउंट कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो भी धनराशि जमा किया गया है, जैसे नाम सुने होंगे अक्षय कुमार के द्वारा इसमें डोनेट किया गया है, बड़े बड़े मुकेश अंबानी के द्वारा, फिर रतन टाटा के द्वारा, बहुत सारा जो पीएसयू कंपनीज हैं इंडिया के, वो सब इस फंड में डोनेट किए हैं। तो उसकी कलेक्शन और यूटिलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल सबमिट करना है, ऐसा आदेश जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच दिया है। फिर इसी तरह से पीएम केयर्स फंड जो है अभी चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि आरटीआई के तहत जो है पीएमओ से पूछा गया था इस फंड के बारे में, उसके कलेक्शन के बारे में, यूटिलाइजेशन के बारे में।
तो पीएमओ जो है ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था और ये बताया था कि ये आरटीआई जो कानून है उसके तहत पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो उससे इनकार कर दिया था। तो इस सब की वजह से ये चर्चा में है। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछता है कि पीएम केयर्स फंड क्या है, या नेशनल जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है वो क्या है, क्या इसमें सिमिलैरिटी है, दोनों में बहुत सारे चीज क्या है समान है, फिर दोनों में बहुत सारे क्या है डिफरेंसेस हैं। तो उन सब चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ये इस तरह के चर्चा वाले जो टॉपिक होते हैं उससे समझिएगा कि प्रश्न रहते ही हैं। तो पीएम केयर्स फंड में सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर, सी का मतलब है सिटीजन असिस्टेंस, मतलब नागरिक की सहायता के लिए है, एंड रिलीफ और राहत के लिए है, इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसका पूरा नाम है। द प्राइम मिनिस्टर एस्टॉफियस करके है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसका फुल फॉर्म है। पूछ देगा कि पीएम केयर्स में आर क्या है, तो आर जो है आपको दिख रहा है कि रिलीफ है, या पूछ देगा ई क्या है तो इमरजेंसी, और एस क्या है तो सिचुएशन। तो इस तरह से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीएम और इसका क्या फुल फॉर्म है, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष इसका नाम है। तो इस तरह से ये दोनों का फुल फॉर्म जानते रहिए, क्योंकि उससे प्रश्न पूछते हैं। अब जो है इसके डिटेल में है कि पीएम केयर्स फंड जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया 28 मार्च 2020, जस्ट लॉकडाउन के बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया, फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जो महामारी है उसके लिए इन इंडिया। वाइल पीएम जो नेशनल रिलीफ फंड है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। तो 1948 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसको एस्टैब्लिश किए थे फॉर असिस्ट करने के लिए जो डिप्लेस्ड पर्सन, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेंट जो इंडिया में आ गए थे, तो उन लोगों के लिए जो है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड सेटअप किया गया था। और प्रधानमंत्री जो केयर फंड है वो एस्टैब्लिश किया गया 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। एस्टैब्लिशमेंट समझ में आ गया आपको। फिर पीएम केयर्स फंड जो है इसमें यूज किया जाएगा कॉम्बेटिंग जो है कंटेनमेंट रिलीफ एफर्ट जो किया जा रहा है, जो राहत अगेंस्ट कोरोना वायरस आउटब्रेक, जो कोरोना वायरस महामारी है, तो उसके अगेंस्ट में जो राहत का प्रयास किया जा रहा है, कंटेनमेंट, उससे लड़ाई युद्ध करने के लिए नहीं, मतलब उससे निपटने के लिए जो है ये फंड एस्टैब्लिश किया गया। एंड सिमिलर पेंडेमिक लाइक सिचुएशन इन फ्यूचर, या फिर भविष्य में इसमें जो फंड बच जाता है और इसी तरह का कोई महामारी आ जाता है भविष्य में, तो उसके लिए भी ये फंड जो है यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये इसका यूटिलाइजेशन हो गया। फिर पीएम जो नेशनल रिलीफ फंड है वो यूज किया जाता है पीपुल, जो लोग इफेक्ट हो जाते हैं नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। स्थापना तो किया गया था 1948 में पाकिस्तान से आए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी तो वो सब पाकिस्तान से लोग आ नहीं रहे हैं। तो अब क्या है, तो जो नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या मैन मेड डिजास्टर हो जाता है, उससे जो लोग इफेक्टेड होते हैं उसके लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे नेचुरल डिजास्टर में क्या है, जैसे फ्लड हो गया, जैसे देखिए अब बिहार हो गया, या वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर असम हो गया, या फिर आंध्रा हो गया, ऐसा भी फ्लड ज्यादा आते रहते हैं। या फिर साइक्लोन जैसे अभी आया था, अम्फन आया था, या फिर निसर्ग आया था, या इसी तरह का जो साइक्लोन आते रहता है, या फिर भूकंप आते रहता है। तो ये सब जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो मैन मेड डिजास्टर है, जैसे उसमें शामिल है मेजर एक्सीडेंट हो जाए, या जैसे त्रासदी हो जाए, गैस का रिसाव हो जाए, या फिर एसिड अटैक हो जाए, या फिर राइट्स दंगा हो जाए हिंदू मुस्लिम, या इसी तरह का और भी जातीय दंगा जो होते रहते हैं, या रीजनल दंगा जो होते हैं, राइट्स होते रहते हैं, तो वो सब मैन मेड डिजास्टर है। तो वो सब सिर्फ पीड़ित लोग के लिए जो है राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि ये जो है कोरोना वायरस जो महामारी है उसके लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर भविष्य में इसी तरह का कोई महामारी आता है तो उसके लिए, और ये नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत दोनों क्या है, दोनों जो है एक ट्रस्ट है। अब द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ बोथ द फंड, मतलब प्रधानमंत्री जो है वो दोनों पीएम केयर्स के भी और प्रधानमंत्री नेशनल देख रहे हैं
नेशनल रिलीफ फंड, तो दोनों के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ट्रस्टी है, प्रधानमंत्री के अलावा जो ट्रस्टी में मेंबर है, तो पीएम केयर्स जो फंड है उसमें ट्रस्टी में इंक्लूड है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। जबकि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में जो है वो पीएम को असिस्ट किया जाता है, ऑफिसर्स ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, तो वो लोग जो है उस ट्रस्टी में शामिल होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि चेयरमैन तो दोनों के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके ट्रस्टी में जो है 3 जो है मिनिस्टर हैं और इसमें जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होते हैं। फिर बोथ द फंड कंसिस्ट ऑफ इंटायरली इन पब्लिक कंट्रीब्यूशन, मतलब ये दोनों फंड में जो है जनता के सहयोग पे ये आधारित है। डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, इसमें सरकार के जो बजट है मतलब सरकार के फंड में से इसमें से कुछ भी एलोकेट नहीं किया जाता है। तो ये क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटी है आपको दिखाई दे रहा है। फिर पीएम केयर्स जो है वो माइक्रो डोनेशन, छोटा छोटा जो है डोनेशन इनेबल करता है, लोग को देने के लिए जो है प्रेरित करता है। जैसे मिनिमम इसमें डोनेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है ₹10 तक, और जबकि मिनिमम जो है डोनेट किया जा सकता है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में ₹100। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि इसमें मिनिमम 10, इसमें 100। फिर बोथ द फंड आर 100% डिडक्शन फॉर द टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80G, सी नहीं तो सेक्शन 80G, याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो भी आप इसमें डोनेट कर रहे हैं वो जो है पूरी तरह से 100% वो टैक्स डिडक्ट, मतलब कि टैक्स में आपको छूट मिलेगा, रिबेट मिलेगा, उस तरह का ये फंड है। फिर पीएम केयर्स फंड ऑल्सो फेल अंडर द CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये आता है। मतलब कि हर जो कंपनी जो कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसका 2% उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना है। तो अगर पीएम केयर्स फंड में वो डोनेट करता है तो फिर ये इसके अंतर्गत आ सकता है। जबकि इस तरह का कोई प्रोविजन जो है नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। तो पूछेगा कि दोनों में से कौन CSR के अंतर्गत आता है, तो पीएम केयर्स फंड आता है। फिर प्रधानमंत्री का जो नेशनल रिलीफ फंड है वो जो डिपॉजिट किया जाता है जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, फॉरेन बैंक भी है, या रीजनल रूरल जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उस सब में ये फंड जो है डिपॉजिट किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री जो नेशनल रिलीफ फंड है वो देखिएगा कि 2018-19 के अंत तक अनस्पेंड, मतलब खर्च नहीं किया गया बैलेंस उसमें जो है 3800 करोड़ है, 3800 करोड़ रुपया उसमें अनस्पेंडेड है। तो इसीलिए प्रश्न उठा कि जब इतना अमाउंट ऑलरेडी है तो फिर ये अलग से फंड क्रिएट करने का क्या मामला है। तो ये जो है ये मामला उठ के आया था। तो इस तरह से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिएगा कि ये जो फर्स्ट एलोकेशन किया गया पीएम केयर्स फंड में से जिसकी जानकारी मांगी जा रही है आरटीआई के द्वारा या किसी के द्वारा, तो इसकी वेबसाइट पे उपलब्ध है कि जो पहला एलोकेशन जो फंड से किया गया 13 मई 2020 को किया गया, और कितने टोटल अमाउंट किए गए, तो 3100 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया। क्या चीज के लिए, तो परचेज ऑफ 50,000 वेंटिलेटर्स, 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए, और उस पर खर्च आएगा लगभग 2,000 करोड़ रुपए। फिर सपोर्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है 1,000 करोड़ रुपए, और फंडिंग प्रोवाइड किया गया वैक्सीन, जो वैक्सीन कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन के टीका का खोज किया जा रहा है तो उसके लिए फंड एलोकेट किया गया है ₹100 करोड़। तो इस तरह से टोटल जो है 3,100 करोड़ रुपए अभी तक इसमें से एलोकेट किया गया, उसका पहला एलोकेशन का जानकारी दिया गया। तो इस तरह से इसके जितने भी पहलू थे दोनों फंड के बारे में हमने रखने का प्रयास किया, और इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी आते रहते हैं। तो वो सब कंट्रोवर्सी से एक मतलब कि कॉम्पिटिटिव जो है स्टूडेंट के लिए वो कंट्रोवर्सी से ज्यादा मतलब नहीं होता, फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सब चीजों को मैं रखने का प्रयास करता हूं, और बाकी सब न्यूज में तो आप देखते रहते हैं बहुत सारा कंट्रोवर्सी पर जो है वो डिबेट चलते रहता है। तो वो सब से मैं बचने का प्रयास करता हूं, और आपको फैक्चुअल और प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वही सब चीज पर मैं फोकस करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।